मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, एचओडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एसएम कॉलेज भागलपुर। 1991 की आर्थिक नीति के बारे में अपने स्टूडेंट्स को मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। ये बात सच है कि देश का आर्थिक विकास चाहे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है या इंडस्ट्री पर। अगर दोनों डेवलप्ड हो तो देश का बैलेंस्ड ग्रोथ सही ढंग से होता है। लेकिन जब देश को आज़ादी मिली तो इकनॉमी पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेड थी और उस इकनॉमी को लेकर चलना बहुत ही मुश्किल था और देश में औद्योगिक विकास के लिए कोई भी स्ट्रक्चर भी नहीं था। भारत सरकार ने 1951 में 5 ईयर प्लान्स अपनाया और इस योजना को आर्थिक नियोजन की पॉलिसी अपनाई और इस पॉलिसी को अपनाने का उद्देश्य था कि देश का बैलेंस ग्रोथ किया जाए। देश से गरीबी, बेकारी, बहुत सारी समस्या है, इन सारी समस्या का निराकरण किया जाए। तो भारत सरकार ने फॉरेन कैपिटल को भी आमंत्रित करने पर बल दिया था और अंतर्राष्ट्रीय संस्था से भी लोन लिया था और इन सारे लोन का और इन सारे कैपिटल का उपयोग इस तरह से करना था कि देश का इंडस्ट्री पूरी तरह से डेवलप्ड हो और नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी हुआ और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए उसको मैकेनाइज भी किया गया। लेकिन इन सारी कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि जितना एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा और एक्सपोर्ट की तुलना में इंपोर्ट बढ़ने लगा और पब्लिक सेक्टर पर भारत सरकार ने जो खर्चा किया था उसका रिटर्न बहुत ही कम हुआ। तो पब्लिक सेक्टर की इकाइयाँ लॉस में चल रही थी। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने 1991 में यानी 1991 में आर्थिक सुधार का कार्यक्रम अपनाया और इस कार्यक्रम को अपनाने का उद्देश्य था कि लोगों के जीवन की क्वालिटी में यानी लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाना और सुधार के साथ साथ स्टेबिलिटी भी लाना, स्थिरता भी लाना। और स्थिरता लाने के लिए इस बात की कोशिश की गई कि ट्रेड कैसा हो, बिल्कुल ही लिबरलाइज्ड हो यानी बिल्कुल ही स्वतंत्र व्यापार, उदारवादी व्यापार यानी, और एक्सचेंज रेट कैसा हो वो भी बिल्कुल फ्री हो और वित्तीय प्रणाली जो हो, जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कम्पिटिटिव मार्केट एटमॉस्फेयर पर आधारित हो और एफिशिएंट एंड डायनेमिक इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें प्राप्त हो। यानी और ये कहा गया कि हमें कैसा मिलना चाहिए पब्लिक सेक्टर, वो होना चाहिए एंड ऑटोनोमस, कम्पिटिटिव एंड स्ट्रीमलाइन पब्लिक सेक्टर यानी स्वतंत्र, प्रतियोगी और धारा प्रवाह पब्लिक सेक्टर यानी फ्री ट्रेड भी हो और फ्री ट्रेड के साथ फ्री एक्सचेंज रेट भी हो और यानी एक्सचेंज रेट में हमारा फ्री हो, फाइनेंशियल सिस्टम एकदम कम्पिटिटिव मार्केट एटमॉस्फेयर पर आधारित हो और सबसे बड़ी बात है कि एफिशिएंट एंड डायनेमिक इंडस्ट्रियल सेक्टर हो यानी पूरी तरह से कुशल हो और साथ ही साथ स्वतंत्र, प्रतियोगी और धारा प्रवाह पब्लिक सेक्टर हो। पब्लिक सेक्टर हमारा लॉस में नहीं चले और पब्लिक सेक्टर की इकाइयाँ, कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर की इकाइयाँ सिक हो गई हैं, बीमार हो गई हैं, रोग यानी रोगग्रस्त हो गई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी इस बात पर बल देता है कि करेक्टिंग फिस्कल इम्बैलेंस, राजकोषीय घाटे को आप ठीक कीजिए। अगर फिस्कल इम्बैलेंस है और फिस्कल डेफिसिट है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन के साथ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो यानी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी समाप्त कर दी गई और 5 उद्योग के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया गया और साथ ही कहा गया कि MRTP हाउसेस जो हैं बिना परमिशन के अपना एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट का कर सकते हैं और पब्लिक सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज़ है, जो आपकी सेफेस्ट इंडस्ट्रीज़ कहलाती है, सुरक्षित उद्योग जो कहलाता है, वो उसकी संख्या 17 से घटाकर 3 कर दिया गया
और ये कहा गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फॉरेन टेक्नोलॉजी को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम विदेशी तकनीक का इंपोर्ट करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ा सकेंगे। ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ पर बल दिया गया और ये कहा गया कि आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी जो बहुत ज़्यादा होता था उसमें कमी कर दी जाए, और उसमें कमी करने के साथ ये कहा गया कि सोना और चांदी के आयात का उदारीकरण करना। रुपये का विनिमय दर कहाँ डिटरमिन्ड होगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसकी मांग पूर्ति के द्वारा डिटरमिन्ड होगा। तो यहाँ पर व्यापार और विनिमय दर की पॉलिसी को भी उदार कर दिया गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है उसमें भी यह कहा गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हम देखते हैं कि देश के औद्योगिक विकास में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। अतः ये कहा गया कि 48 जो हमारे प्रायोरिटीज़ वाले, प्राथमिकता वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी पूंजी में इन्वेस्टमेंट होगा 51% से अधिक का नहीं है तो उसको क्या माना जाएगा? अगर मान लीजिए 48 प्राथमिकता वाले उद्योगों को अगर उनकी पूंजी में विनियोग 51% से अधिक का नहीं है तो उसको ऑटोमेटिक अप्रूवल माना जाएगा। ऐसी हालत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर होगा। साथ ही टैक्स रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। छोटे व्यापारी और दुकानदार को निश्चित रकम के रूप में उसको जो है यानी निश्चित रकम के रूप में देने की उसको सुविधा दी गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स उस पर नहीं लगेगा। व्यक्तिगत आयकर की अधिकतम दर 30% कर दी गई और आयातित वस्तुओं पर आयात शुल्क भी कम कर दिया गया। यानी आयात और निर्यात शुल्क का जो ढांचा है उसको क्या कर दिया गया? बिल्कुल सरल कर दिया गया। तो सरलीकरण यानी टैक्स के स्ट्रक्चर में जो सरलीकरण आया है, सिंप्लीफिकेशन जो आया है, इसकी वजह से क्या होगा कि बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में तो बैंक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बैंक के लिए कहा गया कि वो वार्षिक खाता यानी उसका जो एनुअल अकाउंट है उसकी सही स्थिति वो बता सके, यानी वो सही स्थिति बताए बैंक कि उसकी का वार्षिक उसका जो खाता है एनुअल अकाउंट की क्या स्थिति है, रियल पोजीशन क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और बैंकों के लिए SLR को घटा दिया गया जिससे कि बैंक के पास कोष ज़्यादा रहे। जब बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा और ऐसी हालत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा अच्छे तरीके से होगा। और साथ ही ये कहा गया कि कैपिटल मार्केट में कई तरह के सुधार किए गए। तो कैपिटल मार्केट में भी सुधार किया गया, बैंक के पोजीशन को बताने के लिए कहा गया है और SLR का जो लिमिटेशन है उसको घटा दिया गया। और रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर में कहा गया कि वो इकाइयाँ जो घाटे में चल रही है उस इकाइयों को तो बंद ही कर दिया जाए और साथ ही साथ जो लाभ देने वाली पब्लिक यूनिट्स है उसको अपनी पूंजी का 49% तक प्राइवेट सेक्टर को देने की अनुमति दे दी गई। और इस तरह से राजकोषीय एकीकरण किया गया। चालू खाते का घाटा जो 1992 और 93 में क्या था कि GDP का 2.2% था उसे घटाकर 1% पर नीचे लाना था। तो इस तरह से क्या साथ ही ये कहा गया कि खाद्यान्न, मिट्टी तेल, गैस, विद्युत आदि जो भी हैं उसको सब्सिडी दी जाए और कर सुरक्षा को पूरा करना यानी वैट प्रणाली जो अपनाई गई थी तो अप्रत्यक्ष कर के लिए ही अपनाया गया था वैट को। तो अगले 3 वर्षों के लिए आयात निर्यात शुल्क को एवरेज क्या कर दिया गया 25% तक अधिकतम और यानी अधिकतम 50% तक लाना था। तो इस तरह से मानवीय संसाधन के विकास पर भी पूरी तरह से बल दिया गया, रोजगार बढ़ाने पर बल दिया गया,
गरीबी के उन्मूलन पर बल दिया गया, आर्थिक क्षेत्र में सुधार लाया गया, आर्थिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर भी काफ़ी बल दिया गया है और लोन फैसिलिटी पर बल दिया गया है। और निर्यात पर जो मात्रा संबंधी प्रतिबंध लगे हुए थे उसे भी समाप्त करने पर बल दिया गया है कि जितना एक्सपोर्ट होगा उतनी ही ज़्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज फंड बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज फंड के बढ़ने से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और आयात पर जो लाइसेंस संबंधी प्रतिबंध लगे हुए थे उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए और पेट्रोलियम पदार्थों के विकास के लिए निजी क्षेत्रों को आगे लाया जाए। इस प्रकार इकोनॉमिक पॉलिसी से यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी से देश का यानी इंटरनल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेवल पर बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जिससे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा, बैलेंस्ड होगा और इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आएगा और फिस्कल इम्बैलेंस नहीं होगा, फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा, इन्फ्लेशन की स्थिति नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। यानी कहने का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था का सारा क्षेत्र जो है वो समुचित रूप से आगे की तरफ बढ़ेगा और पब्लिक डेब्ट के बर्डन से हम बचेंगे और चालू खाता का घाटा जो है उस घाटे को यानी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सरकार को भी ये जानना ज़रूरी है कि बैंक जो हमारी वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है, तो बैंक ये बताए कि उसका वार्षिक खाता में उसकी क्या स्थिति है, तो एनुअल उसका जो वार्षिक खाते का रियल पोजीशन वो बताए। तो ऐसी स्थिति में ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए 1991 में यह पॉलिसी अपनाई गई, जिसका उद्देश्य था कि हम बड़े पैमाने पर अपनी इकोनॉमी का बैलेंस्ड ग्रोथ कर सकें और रीजनल डिस्पैरिटी को दूर कर सकें और अपनी इकोनॉमी का यानी एक्सपोर्ट बढ़ाकर फॉरेन एक्सचेंज फंड अर्न कर सकें।